बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिद 2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी ये वाली वीडियो ब्रेन ट्यूमर के बारे में तफसीली वीडियो है। ये बेसिकली एक मैस या एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होती है आपके ब्रेन के अंदर, और इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कुछ जो ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं ना, उसमें से कैंसर नहीं बनता, यानी नॉन कैंसरस होते हैं, जिनको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और कुछ जो ब्रेन ट्यूमर जो है ना, उसमें कैंसर सेल्स बन जाते हैं, जिसको हम मेलिग्नेंट कहते हैं। और जो ब्रेन ट्यूमर जो है ना, ब्रेन के जो है ना अपने अंदर से स्टार्ट हो सकते हैं, जिनको प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। या फिर ये कि ऐसा भी हो सकता है कि जो है ना कैंसर कहीं और बॉडी से स्टार्ट हुआ और वो ब्रेन में चला गया। तो ऐसे जो वो ट्यूमर्स होते हैं उनको मेटास्टेटिक या सेकेंडरी जो है ना ब्रेन ट्यूमर्स कहते हैं। और ये इसकी ग्रोथ कितनी जल्दी होती है वो जो है ना वो डिपेंड करता है, मतलब ट्यूमर कौन सी टाइप का है। और फिर ये है कि इसकी जो ग्रोथ रेट है और उसकी जो लोकेशन है वो डिटरमिन करती है कि आपके जो नर्वस सिस्टम का फंक्शन कितना डिस्टर्ब हुआ है। और इसकी जो ट्रीटमेंट में इसमें यह है कि उसकी टाइप पे डिपेंड करता है, और फिर उसकी साइज़ और लोकेशन पे डिपेंड करता है। इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी इसी चैनल पर, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूँगा। अच्छा, पहले तो मैं इसकी अलामात यानी सिम्टम बता देता हूँ। तो इसमें यह है कि जो इसके सारे सिम्टम जो है ना वो बहुत वेरिएट करते रहते हैं, और ट्यूमर का साइज़ पर डिपेंड करता है। फिर लोकेशन किस जगह मतलब वो स्टार्ट हुआ है, फिर उसकी वो कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो वैसे तो बहुत सारी ब्रेन ट्यूमर की टाइप्स होती हैं, लेकिन एक मैं आपको जनरल एक रफ आइडिया दे रहा हूँ उसके मतलब साइन सिम्टम्स क्या हो सकती हैं। उसमें यह है कि आपको जो है ना सर में दर्द स्टार्ट हो सकता है, यानी कि बिल्कुल नया उसका सर दर्द का ऑनसेट हो सकता है। या फिर ये ना कि अगर आपको पहले से हेडेक है तो उसका पैटर्न चेंज हो सकता है। फिर ये कि जो हेडेक्स होते हैं उसमें वो उनकी जो है ना वो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, और फिर वो उनमें शिद्दत भी ज़्यादा आ सकती है। फिर ये कि आपको जो है ना मतली आ सकती है, उल्टी आ सकती है, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। आपकी नज़र में प्रॉब्लम आ सकती हैं, यानी आपको धुंधला नज़र आ सकता है, या फिर आपको डबल डबल नज़र आता है। और फिर ये कि आपकी पेरिफेरल विजन का लॉस भी हो सकता है। फिर ये कि आपकी जो बाजू या टांग में जो है ना आस्ता आस्ता जो है ना वो मूवमेंट की डिस्टर्बेंस हो सकती है, या फिर सेंसेशन की डिस्टर्बेंस हो सकती है। फिर आपके बैलेंस में गड़बड़ हो सकती है, आपको स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बोलने में मुश्किल हो सकती है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है। फिर ये कि आपके जो डेली रूटीन में मतलब जो डेली आपके मैटर्स है उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। कोई डिसीजन करना चाहते हैं तो उसमें डिफ़िकल्टी पेश आ सकती है। फिर ये कि आप जो है ना सिंपल चीज़ों को मतलब जो है ना उनको फॉलो करने में आपको मुश्किल पेश आती है। फिर आपकी पर्सनैलिटी में या बिहेवियर में भी चेंज आ सकती है। फिर इसके अलावा जो है ना फिट्स पड़ सकते हैं, मतलब झटके लग सकते हैं जो है ना, ख़ास तौर पे ऐसे बंदे में जिसकी पहले कोई हिस्ट्री ना हो जो है ना मतलब फिट्स की। फिर इसके अलावा ज़ाहिर है ब्रेन चूँकि आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो फिर इसमें आपके मुख्तलिफ आर्गन की प्रॉब्लम हो सकती है। मिसाल के तौर पे हीयरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की साइन सिम्टम हो तो ज़रूर आप डॉक्टर से फौरी तौर पर रब्ता करें। अब मैं इसकी कॉजेज़ यानी कि किस वजह से होता है तो वो मैं बताता हूँ। जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होते हैं, जो जैसा कि मैंने शुरू में बताया, वो ब्रेन के अंदर से स्टार्ट होते हैं, या फिर जो उसके जो ब्रेन के जो क्लोज टिश्यू होते हैं उसमें स्टार्ट होते हैं। जैसे जो ब्रेन की कवरिंग होती है जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं, उसमें ब्रेन ट्यूमर स्टार्ट हो सकता है। फिर इसके अलावा जो क्रैनियल नर्व्स निकलती हैं जो बॉडी को सप्लाई करती हैं, उसमें स्टार्ट हो सकता है। जो ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है या पिनियल ग्लैंड होता है, उसके अंदर ट्यूमर स्टार्ट हो सकते हैं। और बेसिकली जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है ना कि वो उस वक्त स्टार्ट होते हैं कि जब आपकी जो जो नॉर्मल सेल की जो है ना उसमें म्यूटेशन उनके डीएनए में म्यूटेशन शुरू हो जाती हैं। बेसिकली जो डीएनए सेल का जो डीएनए उसका काम क्या होता है, वो एक तरह की उसमें इंस्ट्रक्शन होती हैं कि सेल को एक तरह की हदायत देता है डीएनए कि क्या करना है। तो अगर तो म्यूटेशन हो गई हैं तो वो जो है ना आपके सेल्स की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, और वो सेल जो है ना मतलब जो है ना बजाय उसमें ख़त्म होने के वो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक मैस मतलब एबनॉर्मल सेल का मैस बन सकता है। जिसकी जो एबनॉर्मल सेल्स का मैस बनता है तो उसको हम ट्यूमर कहते हैं।
जो अडल्ट लोगों में जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो है ना वो मतलब सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर से जो है ना वो कम है। यानी कि मतलब जो ब्रेन के जो ट्यूमर हैं जो बॉडी के किसी और हिस्से से जब स्टार्ट होके ब्रेन में चले जाते हैं, जो मेटास्टेटिक होते हैं, वो ज़्यादा ब्रेन के ट्यूमर में कॉमन चीज़ है बजाय कि जो अपनी ब्रेन की मतलब ट्यूमर से। ठीक है। अच्छा, उसके फिर बहुत सारी जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया ब्रेन ट्यूमर्स की जो मतलब प्राइमरी टाइप्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, और उसके फिर उसके जो है ना उसका जो नाम है ब्रेन ट्यूमर का वो डिपेंड करता है कि मतलब जो है ना कौन सी टाइप के सेल्स इन्वॉल्व हैं। तो वैसे इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो मैं जो है ना हर एक ब्रेन ट्यूमर की अलग अलग इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जनरली आप याद रखें जो टाइप्स में मतलब ग्लायोमाज हो सकते हैं, मतलब जो है ना ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में वो स्टार्ट हो सकता है। फिर ग्लायोमास के आगे टाइप्स हैं जिसमें एस्ट्रोसाइटोमा है, एपेंडाइमोमास है, ग्लायोब्लास्टोमास, ओलिगोएस्ट्रोसाइटोमास, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास, तो ये इसकी फर्दर टाइप्स हैं। फिर मेनिंजियोमास हैं जो आपके जो जो ब्रेन की ऊपर जो कवरिंग है जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की, जो इनको मेनिंजेस कहते हैं, वो उसका ट्यूमर मेनिंजियोमास उसको कहते हैं। वो ये ज़्यादातर ये जो मेनिंजियोमास होते हैं ना वो ज़्यादातर नॉन कैंसरस होते हैं। फिर एक कोस्टिक न्यूरोमास हो सकते हैं जिसको शवानोमा भी कहते हैं। ये भी ज़्यादातर बिना ट्यूमर होते हैं जो मतलब आपकी नर्व में उसमें डेवलप जो आपकी जो बैलेंस को और हीयरिंग को जो कंट्रोल करती है ना, मतलब जो इनर ईयर से जो नर्व जाती है, ठीक है, उसका ये ट्यूमर होता है शवानोमा। फिर आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर बन सकते हैं जो ब्रेन की बेस में होता है, ठीक है, और फिर ज़ाहिर है उसमें ट्यूमर बनेगा तो पिट्यूटरी हार्मोन की डिस्टर्बेंस वो हो सकती है, जिसकी फिर आगे और वो बीमारियां बहुत सारी वो मतलब जो है ना उसकी सिम्टम्स हो सकती हैं। फिर मेडुलोब्लास्टोमास हो सकते हैं, ये आमतौर पे ये कैंसरस होते हैं और ये आमतौर पे बच्चों में ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये कि किसी भी एज में हो सकते हैं। ये आमतौर पे जो ब्रेन की पिछली साइड के जो ना लोअर बैक मतलब पार्ट है उसमें अराइज होते हैं, ठीक है, और स्पाइनल फ्लूइड के थ्रू स्प्रेड कर जाते हैं। इसके अलावा फिर जर्म सेल ट्यूमर होते हैं, जो जर्म सेल ट्यूमर बेसिकली बचपन में स्टार्ट होते हैं, मतलब आमतौर पे ओवरीज या टेस्टिकल में, लेकिन यह कि कुछ जर्म सेल ट्यूमर जो है ना आपकी बॉडी के कुछ और एरियाज में भी हो सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ब्रेन में हो सकते हैं। इसके अलावा क्रैनोफ्रेंजियोमास है जो आमतौर पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो करीब स्टार्ट होते हैं, जो और फिर यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड वो हार्मोन सिक्रीट करता है, वो कई बॉडी फंक्शन को वो जो मतलब कंट्रोल करता है, ठीक है। चूँकि क्रेनियोफ्रेंजियोमा स्लो ग्रो करते हैं तो वे जो ना ये फिर पिट्यूटरी ग्लैंड और जो ना उसकी जो ब्रेन की करीब स्ट्रक्चर है उसको वो अफेक्ट कर सकता है। फिर इसके अलावा फिर वो कैंसर जो किसी और बॉडी के पार्ट्स में स्टार्ट होते हैं तो वो ब्रेन में आ सकते हैं, जिसको हम सेकेंडरी मेटास्टेटिक ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो ये फिर ज़ाहिर है सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं ना वो जिन लोगों की हिस्ट्री होती है कैंसर की उन्हीं में होते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मेटास्टेटिक ट्यूमर हैं वो ही मतलब पहली उसकी साइन सिम्टम स्टार्ट होती हैं, मतलब कहीं बॉडी में और मतलब जिस बॉडी के स्ट्रक्चर में वो सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर स्टार्ट हुआ है उसकी सिम्टम ना हो, और हो सकता है किसी और जगह पे मिसाल के तौर पे ब्रेन चला जाए तो उधर से वो सिम्टम स्टार्ट हो जाए। तो फिर ये केस के जो आमतौर पे जो सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर कहाँ से अराइज होते हैं उसमें यह कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है जो ब्रेन में जा सकता है, फिर यह कि कोलोन कैंसर है, ठीक है, जो बड़ी आंत का कैंसर वो ब्रेन में स्प्रेड कर सकता है। इस तरह गुर्दे किडनी मतलब किडनी का कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर ब्रेन में जा सकता है, फिर एक स्किन का कैंसर मेलानोमा वो भी उसमें जा सकता है ब्रेन में। फिर अब मैं इसके थोड़ा रिस्क फैक्टर बता देता हूँ। जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है ना उसकी आमतौर पे कोई ख़ास इतनी जो हमारा काज इसकी ख़ास उसकी नहीं पता चलती, लेकिन यह कि कुछ थोड़े फैक्टर ऐसे हैं जो आपकी ब्रेन ट्यूमर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं, जिसमें यह कि अगर एक बंदे का रेडिएशन से एक्सपोजर हुआ है, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर किसी और बॉडी के हिस्से में उनका कैंसर है तो उनको उसके लिए रेडिएशन थेरेपी देना पड़ी है, या फिर एटॉमिक बम से जो रेडिएशन निकलती हैं उसकी वजह से रिस्क फैक्टर हो सकता है। फिर यह कि किसी बंदे को अगर फैमिली हिस्ट्री है ब्रेन ट्यूमर की
तो वो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। अब आ जाते हैं जी, हम इसको जो है ना डायग्नोज कैसे करते हैं। तो उसमें यह कि जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनका फिर हम वो जो इस तरह की सिम्टम लेके तो फिर हम उनका कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिन करते हैं। यानी कि आपकी आँख का चेक, आई साइट चेक करते हैं, हियरिंग, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। ठीक है, तो वो सारे अगर उनमें से कोई गड़बड़ हो तो फिर हम उसमें डिटरमिन कर सकते हैं कॉज। इसके अलावा फिर इमेजिंग टेस्ट है जिसमें एमआरआई काफ़ी जो है ना वो कॉमन टेस्ट है। कभी कभी एमआरआई में डाई भी इंजेक्ट कर सकते हैं। फिर एमआरआई के फिर आगे स्पेशलाइज कंपोनेंट्स हैं जिसमें फंक्शनल एमआरआई हो सकती है, परफ्यूजन एमआरआई जो है ना, फिर या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकती है, मतलब वो आपकी जो ट्यूमर को एवेलुएट करने के लिए और ट्रीटमेंट प्लान के लिए। इसके अलावा कुछ और टेस्ट भी मिसाल के तौर पे सी टी स्कैन या पेट स्कैन, मतलब पॉजिटिव एमिशन टोमोग्राफी भी करा सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर मतलब जब ज़रूरत पड़े तो फिर वहाँ से बायोप्सी भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट इस पर डिपेंड करता है कि इसकी टाइप क्या है, साइज़ क्या है, फिर लोकेशन कहाँ है, और फिर ये कि आपकी ओवरऑल हेल्थ मतलब क्या है। तो सर्जरी उसमें ज़ाहिर है, उसमें कुछ काफ़ी ट्यूमर में सर्जरी रिकमेंड करती हैं हम। ठीक, तो अगर तो सर्जरी, लेकिन इसमें यह कि सर्जरी का भी बड़े रिस्क होते हैं। अगर तो ऐसी लोकेशन में ट्यूमर है जो मतलब जिसके आसानी से वो रिमूव किया जा सकता है सर्जरी के ज़रिए, तो वो जो है ना सर्जन की ये कोशिश होती है कि ब्रेन ट्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ तरीके से वो निकाल सके। कुछ ब्रेन ट्यूमर जो है ना छोटे होते हैं, और जो ब्रेन जो टिश्यू होता है उससे जो उसके साथ जो उनको इजीली अलग किया जा सकता है, मतलब कंप्लीट सर्जिकल रिमूवल पॉसिबल हो सकती है। लेकिन कुछ ब्रेन ट्यूमर ऐसे होते हैं जो आपके उसके जो सराउंडिंग टिश्यू होता है उसको वो उसके साथ बहुत वो मतलब इतने अटैच होते हैं कि वो आसानी से उसको नहीं अलग किया जा सकता। फिर ये कि अगर कुछ ट्यूमर ऐसे हैं जो ब्रेन के बहुत सेंसिटिव एरियाज में हैं तो फिर वो ऑपरेशन काफ़ी रिस्की हो सकता है। एनीवे, सर्जन अगर सर्जरी के थ्रू कुछ इलाज हो रहा हो तो कोशिश सर्जन की यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूमर का हिस्सा जो है ना वो निकाला जा सके। तो इसमें ज़्यादा सर्जरी के अपने रिस्क होते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। फिर यह कि अपनी किसी ऐसी ब्रेन की जो सेंसिटिव एरिया में है तो उसमें से उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। फिर यह कि हमारे पास दूसरे जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसमें रेडिएशन थेरेपी आ जाती है। उसमें हाई एनर्जी बीम जो है ना, जैसे एक्सरेज या फिर प्रोटॉन्स जो होते हैं ना, वो ट्यूमर सेल्स को किल करने के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। और उसमें मतलब रेडिएशन आउटसाइड बॉडी भी हो सकती है जिसको हम एक्सटर्नल बीम रेडिएशन कहते हैं, या फिर रेयरली रेडिएशन जो है ना वो आपकी बॉडी के इनसाइड, मतलब जो आपके ब्रेन ट्यूमर के क्लोज जो है ना वो करके वो हो सकती है, जिसको हम ब्रेकी थेरेपी कहते हैं। तो ये तो जनाब इसकी वो रेडिएशन आ गई। फिर ये कि रेडियो सर्जरी, जो स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी भी थी, बेसिकली एक सर्जरी की ये फॉर्म नहीं है ट्रेडिशनल सेंस में, लेकिन यह कि वो बेसिकली जो रेडियो सर्जरी होती है ना वो रेडिएशन की बहुत ज़्यादा वो मल्टीपल बीम्स जो है ना वो इकट्ठा करके जो है ना एक मतलब है कि एक फोकस किस्म की रेडिएशन ट्रीटमेंट होती है जो ट्यूमर सेल्स को ख़त्म करने के लिए, मतलब जो है ना एक छोटे से एरिया में। तो ये एक मतलब जो है ना एक तरीका हो सकता है इसकी ट्रीटमेंट का। इसके अलावा फिर कीमोथेरेपी हो सकती है। मतलब कुछ जो ट्यूमर्स में कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे मतलब बेसिकली कीमोथेरेपी वो ड्रग्स की सूरत में होती है कि आपके ट्यूमर सेल्स को ख़त्म करने के लिए वो ड्रग ओरली भी ली जा सकती हैं या फिर वेन के ज़रिए और इंट्रावेनस भी दी जा सकती हैं। जो ज़्यादातर जो कीमोथेरेपी जो ड्रग यूज़ होती है ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए, उसका नाम टीमोजोलोमाइड है, जो टेमोडार के नाम से वो आती है। फिर यह कि डिपेंड करता है कि कैंसर की टाइप्स हैं। उसके अलावा फिर और भी कीमोथेरेपी ड्रग्स रिकमेंड की जा सकती हैं। अच्छा, फिर कीमोथेरेपी ड्रग्स का भी साइड इफेक्ट है, जैसे नादिया वॉमिटिंग या फिर हेयर लॉस हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा फिर टारगेटेड ड्रग थेरेपी दे सकते हैं, मतलब जो ना जो आपकी कैंसर सेल्स को जो स्पेसिफिक जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उनको टारगेट करती हैं। तो उनको जब एबनॉर्मलिटीज़ को ब्लॉक करते हैं तो फिर वो जो ना उसकी वजह से कैंसर सेल जो है ना ख़त्म हो सकते हैं। और ये जो है ना कुछ टाइप के जो कैंसर हैं मतलब ब्रेन ट्यूमर में, उसमें ये जो है ना वो दी जा सकती है।
फिर इसके अलावा जो रिहेबिलिटेशन इसमें बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि जो आपके जो ब्रेन ट्यूमर कुछ ऐसे एरिया में जो आपके स्किल्स को कंट्रोल करते हैं, मोटर स्किल्स और स्पीच या विजन या फिर थिंकिंग को, तो उसके फिर यह कि उसके लिए रिहेबिलिटेशन ज़रूरी हो सकती हमारा होती है, क्योंकि अगर लेट से कि वो सही तरह ऑपरेशन उसका ना किया जाए या इवन ऑपरेशन के बाद भी उसमें फिज़िकल थेरेपी दी जा सकती है कि आपकी जो मोटर स्किल है या मसल स्ट्रेंथ के लिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जा सकती है कि आपकी जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ जो है ना, मिसाल के तौर पे मतलब जो आपका जो काम है उसको, ताकि आप उस पर नॉर्मल रूटीन पे आ सकें। इसके अलावा स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं जो स्पीच पैथोलॉजिस्ट, वो आपकी स्पीच थेरेपी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर जो स्कूल है, चिल्ड्रन को अगर ट्रीटमेंट वाला ट्यूमर हो तो उसके लिए फिर उसकी ट्यूटरिंग हो सकती है, मतलब जो ना, ताकि उसकी जो चेंजेस, उसके जो मेमोरी और थिंकिंग चेंजेस के लिए कोप अप हो सके। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो इसके बारे में, ब्रेन ट्यूमर के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा। चले मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।